नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि लक्ष्मीकांत की सीरीज़ हमने शुरू की है। इस बुक का सबसे पहला चैप्टर हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, जिसका पार्ट 1 था वो। उसमें हमने कंपनी रूल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कंपनी रूल और क्राउन रूल। तो हमने कंपनी रूल के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स थे हमने उसको देखा था। उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे हमने वो भी देखा था, और ये भी देखा था कि इन सारे एक्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या योगदान है, और इन सारे एक्ट्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। अब कंपनी रूल के अंदर में जितने भी एक्ट्स थे उनको खत्म करने के बाद आज हम फिर क्राउन रूल के अंदर जितने भी एक्ट्स हैं, इन्होंने ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस थे इन सारे एक्ट्स में जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप देने की कोशिश की है। तो आज हम क्राउन रूल के अंतर्गत के सारे एक्ट्स को पढ़ेंगे और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला एक्ट है क्राउन रूल के अंदर। सबसे पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट 1858। अब मैं आपको बता दूं कि 1853 में जब लास्ट एक्ट आया था और 1858 में जब एक्ट आया, तो इसके जो ये जो 5 साल का जो गैप है, इस 5 साल के गैप में एक बहुत ही अ, इंडिया के जो अगर स्वतंत्रता इतिहास की बात करें तो एक बहुत ही बड़ी घटना घटित होती है, जिसे हम 1857 की क्रांति, इसको सिपाही म्यूटिनी कह लें, सिपाही विद्रोह कह लें, कुछ भी कह लें, या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह लें, वो घटित होता है। अब 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को ये एहसास दिला दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ना अब सही नहीं रहेगा। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्राउन हैज़ टू इंटरवीन, अदरवाइज जो भारत रूपी सोने की चिड़ी है वो ब्रिटेन के हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने अब भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में सीधा सीधा हस्तक्षेप करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया और क्राउन के अंडर में अब सीधा सीधा इंडिया को ला दिया। और ये जो लाने का काम होता है वो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से होता है। तो आइए अब हम इस एक्ट के प्रोविजंस को देखते हैं। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसका डेजिग्नेशन चेंज करके वाइसराय कर दिया गया। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और अब 1858 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय बना दिया जाता है। वो भी किसका? इंडिया का, ना कि किसी एक प्रोविंस का। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया के नाम से अब डेजिग्नेट कर देते हैं, और लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसराय था। ये जो वाइसराय होता था, ये सीधा सीधा क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था। यानी इस वाइसराय की जवाबदेही ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी, बल्कि ये सीधा सीधा क्राउन को रिप्रेजेंट करता था और क्राउन को जवाब देता था। अब इसी एक्ट के माध्यम से डुअल गवर्नमेंट, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये डुअल गवर्नमेंट कब एग्जिस्टेंस में आया था, कौन सा ऐसा एक्ट है जिसने इस डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। तो अभी तक डुअल गवर्नमेंट चला आ रहा था, लेकिन 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, उसके लिए एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम दिया जाता है। इसका फुल कंट्रोल था हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे, और ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था। अब इस बात को समझिए कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये दोनों मिलके अब तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे थे। अब एक नया ऑफिस क्रिएट कर दिया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से। अब और इसको पूरा कंट्रोल दिया जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। अभी अभी मैंने आपको बताया कि डुअल गवर्नमेंट अब खत्म हो चुका है। इस एक्ट ने डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया है। और जब डुअल गवर्नमेंट खत्म हो गया तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ना किसी के हाथ में देना पड़ेगा। तो इसी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के फुल कंट्रोल के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प करने के लिए एक 15 मेंबर की बॉडी बनाई जाती है। ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है। अब ये जो काउंसिल थी, 15 मेंबर की जो काउंसिल थी, ये केपेबल थी
सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड, इसको मुकदमा करने का अधिकार था, चाहे इंडिया में हो चाहे इंग्लैंड में। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट था, ये लंदन में था, ये इंडिया में नहीं था, ये लंदन में था। अब 1858 में जो एक्ट आया, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस लार्जली कन्फाइंड था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने पे। इसका कुछ खास ज्यादा उद्देश्य नहीं था, सीधा सीधा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1858 ने अब भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल से निकाल के ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में रख दिया था। अब 1858 में ये एक्ट पास हो गया और इसका पर्पस मैंने आपको पहले ही बताया, इसका पर्पस मेनली था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना। अब 1857 की क्रांति हो चुकी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन बिना इंडियंस के कोऑपरेशन के संभाले। अगर भारत का एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चलाना है तो ये अपरिहार्य है कि इंडियंस को कोऑपरेट करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसी कोऑपरेशन के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार अगले कुछ सालों में 3 एक्ट लाती है, जिसका पर्पस क्या था? इनकॉर्पोरेट करना इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में। ये 3 एक्ट, पहला 1861 में आता है, दूसरा 1892 में आता है और तीसरा 1909 में आता है। अब हम जब इन 3 एक्ट्स को पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि इन तीनों एक्ट्स का पर्पस क्या है? इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इनकॉर्पोरेट करना है ना। तो चलिए हम इन तीनों एक्ट्स को एक एक करके देखते हैं। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट एक्ट है। सबसे पहले इसके प्रोविजंस को देखते हैं, इसके प्रोविजन के कॉन्टेक्स्ट में ही हम इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। अगर 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट्स के प्रोविजन की बात करें तो सबसे पहला, इसने लॉ मेकिंग में इंडियंस का एसोसिएशन इंश्योर किया। अभी तक कानून बनाने में भारतीय लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन इस एक्ट ने यह इंश्योर किया कि अगर भारतीयों के लिए कानून बनाया जा रहा है तो भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसके लिए 3 इंडियंस को वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया। ध्यान में रखना है, 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अब कानून बनाने का काम एक स्पेशल काम माना गया था और उसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को गठित किया गया था 1853 के एक्ट में, है ना। इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते थे। तो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। इन 3 इंडियंस में बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि पहले भी इनसे सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी इससे सवाल आने की पूरी संभावना है। 1861 के एक्ट का दूसरा प्रोविजन ये था कि इसने डिसेंट्रलाइजेशन को इनिशिएट किया। अब आपको ध्यान में होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा जाके देख सकते हैं कि कैसे 1773 से 1833 तक सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई थी और 1833 में आके जो सेंट्रलाइजेशन का पर्पस था वो पूरा होता है। उसके बाद से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। फिर जब 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया गया तो 1833 के एक्ट से मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की विधायी शक्तियां छीन ली गई थी। उनके जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो छीन लिए गए थे। अब उनको दोबारा रिस्टोर कर दिया जाता है। आपको मैं बार बार 1833 के एक्ट के बारे में बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो मेरा जाके देख सकते हैं, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो 1861 के एक्ट ने डिसेंट्रलाइजेशन को शुरू किया और जो लेजिस्लेटिव पावर मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की छीन ली गई थी या वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पावर छीन ली गई थी उसको रिस्टोर किया गया। फिर इसी एक्ट के थ्रू एक पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि कैनिंग लेके आया था 1859 में। पोर्टफोलियो सिस्टम को इस एक्ट के माध्यम से मान्यता दे दी गई। पोर्टफोलियो सिस्टम दरअसल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में लाया गया था।
तो उस सिस्टम को इस एक्ट के थ्रू मान्यता दे दी गई। अब पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है? दरअसल पोर्टफोलियो सिस्टम के थ्रू ये बोला जाता है कि वायसराय की काउंसिल का कोई भी एक मेंबर जो है वो एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को होल्ड कर सकता है। अभी भी हम देखते हैं, अभी भी वर्तमान सरकार में भी अलग अलग पोर्टफोलियोज बने हुए हैं और उस पोर्टफोलियो को अलग अलग मिनिस्टर होल्ड करते हैं। आपको जाके करंट पोर्टफोलियो किसके किसके पास है एक बार ही चेक करना है, ताकि आपको पता चले कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम किस तरह से काम करता है और ये एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे एक एक नया स्टेप था, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छे तरीके से चलाया जा सके। फिर 1861 के एक्ट ने वायसराय को एम्पावर्ड किया कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर दे इमरजेंसी में, जिसकी अवधि कितनी होगी? 6 मंथ, जिसका लाइफ 6 मंथ होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि कैसे इन सारे एक्ट्स ने हमारे संविधान को वर्तमान रूप में आकार दिया है ना? हमारा संविधान जब बना तो उसमें जो भी प्रोविजंस थे वो कैसे अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिए गए थे। अब हमारे संविधान में अभी भी ऑर्डिनेंस मेकिंग है, जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास। हमारी सरकार अभी भी पोर्टफोलियो सिस्टम फॉलो करती है ना? फिर अलग अलग प्रोविंस के पास अभी हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर है। हर एक राज्य सरकार के यहाँ अपनी सरकार हो, राज्य सरकार की अपनी विधायिका होती है जो कानून बनाने का काम करती है। तो ये सारी चीजें, बहुत कोई नई चीजें हमारे संविधान में शामिल नहीं की गई थी। ये ऐतिहासिक रूप से हमारे पहले के कानूनों में इनका उल्लेख हो चुका था और वही हमारे संविधान में वर्तमान में भी चलती आ रही है। अब मुझे आपको ये समझाना है कि जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डिनेंस की बात की कि वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए एम्पावर किया गया इमरजेंसी के सिचुएशन में, जिसकी अवधि तब भी 6 मंथ थी और अभी भी 6 मंथ है। अभी खैर 6 मंथ और कुछ महीने कुछ वीक है, तो आपको वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग की अभी करंट सिनेरियो क्या है। जो राष्ट्रपति है वो किन किन स्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, और उस अध्यादेश जारी और वो अध्यादेश कब समाप्त होगा और कितनी अवधि तक मैक्सिमम चल सकता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट कैसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें 1861, 1892 और 1909 इन तीनों एक्ट्स को इस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा ध्यान में रखना है कि इन तीनों एक्ट्स का उद्देश्य भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में शामिल करना था। जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें इंडियंस को शामिल करना था, इंडियंस का एसोसिएशन इन तीनों एक्ट्स का मेन पर्पस था। अब 1861 के एक्ट को कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एक्ट की तरफ, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट्स 1892 कहते हैं। इसके प्रोविजंस की बात करें तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको बढ़ा दिया गया, प्रांत में भी, प्रोविंस में भी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या 12 से बढ़ा के 24 कर दी गई। अभी मैंने आपको 1861 के एक्ट में बताया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया था। तो इस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के शामिल करने की जो प्रक्रिया की शुरुआत 1861 में की गई, उसी को एक्सटेंड कर दिया गया और जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनका नंबर बढ़ा दिया गया, प्रोविंस में भी और सेंटर में भी, दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें भी और जो सेंट्रल में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें भी। फिर 1892 के एक्ट ने जो पावर दिया टू लेजिस्लेटिव को, ये पावर दिया कि वो बजट पे डिस्कस कर सके। बजट ब्रिटिश इंडिया में 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार ब्रिटिश इंडिया में बजट 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 1892 के एक्ट ने लेजिस्लेटिव को ये पावर दिया कि वो बजट पे डिस्कस कर सके, बट अभी वोटिंग राइट नहीं मिली है, वोटिंग राइट आगे जाके मिलेगा। फिर 1892 के एक्ट ने सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को के नॉमिनेशन की भी बात की। कहाँ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये नॉमिनेशन करने का काम वायसराय का था, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोकल अथॉरिटीज के रिकमेंडेशन पे करता। एक बार फिर से मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। 1892 के एक्ट ने
कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नॉमिनेशन की बात की। कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और ये नॉमिनेशन करने की शक्ति किसके पास थी? वॉइसराय के पास थी। और वॉइसराय अपनी मर्जी से नहीं करता था, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल अथॉरिटीज लाइक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटीज का रिकमेंडेशन पे करता था। फिर 1892 के एक्ट ने एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन इलेक्शन के लिए प्रदान किया, ताकि जो नॉन ऑफिशियल सीट्स हैं उनको फिल किया जा सके। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इलेक्शन टर्म है वो 1892 के एक्ट में यूज नहीं किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन टर्म उसमें नहीं यूज किया गया था, उसने इनडायरेक्टली एक प्रोविजन ऐसा 1892 के एक्ट में था जो इलेक्शन की बात करता था, और इलेक्शन का यूज करके नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स थे उनकी सीट्स को भरने का काम किया जाता। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ 1892 के एक्ट को, 1861 के एक्ट को और 1909 के एक्ट को, इन तीनों एक्ट को आपको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि इन तीनों एक्ट का पर्पस क्या था। इंडियंस का एसोसिएशन इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब 1892 के एक्ट के बाद तीसरा एक्ट जो इंडियंस को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एसोसिएट करने के लिए लाया गया था वो था मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909 का। मॉर्ले दरअसल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, भारत सचिव था, और मिंटो इंडिया का भारत का वायसराय था। अब ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको इसके सारे प्रोविजंस 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है जो हमारे स्वतंत्र भारत के भी सरकार को एक खाका प्रदान करेंगे। आपको बस ये तीन एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये तीन एक्ट के सारे प्रोविजंस ध्यान में रखने। तो आइए 1909 के प्रोविजंस की तरफ हम बढ़ते हैं। इस एक्ट का पहला प्रोविजन ये था कि इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंटर की भी लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंस की भी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को इंक्रीज कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर थे वो 16 से अब 60 हो गए, 16 से 60 मेंबर टोटल। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने मेंबर्स की बढ़ोतरी हुई। तो 1909 के एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, चाहे वो प्रोविंस का लेजिस्लेटिव हो या सेंटर का लेजिस्लेटिव हो, दोनों के साइज को एक बहुत ही इंक्रीज किया गया। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी उसको बनाए रखा गया, लेकिन जो प्रोविंस के लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रखा जा सकता था। कहने का मतलब ये कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते थे, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे जिसको वायसराय नॉमिनेट करता था वो ऑफिशियल मेंबर से ज्यादा हो सकते थे, ध्यान में रखना है। फिर 1909 के एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को बढ़ाया, जैसे कि अब उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की अनुमति दी गई, वो बजट पे रिजोल्यूशन ला सकते थे। पहले बजट पे को सिर्फ डिस्कस किया जा सकता था, कोई वोटिंग का कोई रेजोल्यूशन का सीन नहीं था। लेकिन 1909 के एक्ट ने अब लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके फंक्शन को एनलार्ज करते हुए उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की अनुमति प्रदान की। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा और उसका उत्तर आपको मिला, तो उस उत्तर के बाद आप दोबारा उस उत्तर से संबंधित दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, इसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। तो पहले ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को अधिकार नहीं था, लेकिन 1909 के एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया। बजट पे रेजोल्यूशन लाने का अधिकार दे दिया, जहां पहले उनको सिर्फ बजट पे डिस्कस करने का अधिकार था, अब उनको बजट पे रेजोल्यूशन लाने का भी अधिकार दे दिया गया। 1909 के एक्ट में ही पहली बार, फर्स्ट टाइम, इंडियंस एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय एंड गवर्नर। अभी तक हमने देखा, मैं बार बार आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। आपको लेजिस्लेटिव वाइसराय का लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी तक वाइसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही इंडियंस को एसोसिएट किया गया था, क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एसोसिएशन इंडियन का ये पर्पस था। लेकिन 1909 के एक्ट में पहली बार वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियन का एसोसिएशन किया गया, और वो थे
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर के तौर पे शामिल किया गया था। मैं एक बार फिर से आपको इन सारे प्रोविजंस को दोहरा देता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो। 1909 के एक्ट ने सबसे पहले क्या किया कि प्रोविंस में और सेंटर में दोनों के लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ा दिया। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी थी, यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफिशियल मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते थे, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी पॉसिबल थी। फिर 1909 के एक्ट ने ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को बढ़ाते हुए अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की अनुमति दे दी, उनको बजट पे रेजोल्यूशन लाने की अनुमति दे दी, इस प्रकार उनके फंक्शन को एनलार्ज कर दिया। और 1909 के एक्ट में ही पहली बार वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियन को शामिल किया गया था। इससे पहले सिर्फ वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही शामिल किया जाता था। और वो पहले इंडियन कौन थे? वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था एज अ लॉ मेंबर। वो एक विधि सदस्य के रूप में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए थे। अब 1909 के एक्ट को इसलिए ध्यान में रखा जाता है, इसलिए एक काला कानून भी माना जा सकता है, क्योंकि इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया था। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। मतलब इसका यह है कि पहली बार हमारे देश में मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, यानी अब मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को चुन सकते थे। अभी तक हमारे देश में ऐसा नहीं होता था। अभी तक हमारे देश में कॉमन रिप्रेजेंटेशन था, कोई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन पहली बार मिंटो ने यह प्रोविजन लाया कि अब मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम ही चुन सकेंगे। इस प्रकार से उसने कम्युनलिज्म को लीगलाइज्ड कर दिया। इसलिए तो मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। ये स्टेट बीसीएस का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसका जनक किसको कहा जाता है? तो मिंटो को कहा जाता है। द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इज लॉर्ड मिंटो। 1909 का जो एक्ट है उसका नाम मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको कहते हैं। मिंटो कौन था? वायसराय था। मॉर्ले स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो चूंकि मिंटो इंडिया का वायसराय था और इसी के टाइम में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आता है, इसलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि 1909 का एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। अब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को एसोसिएट किया जाने लगा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस इंक्रीज कर दिए गए हैं। अब उनको बजट पे रेजोल्यूशन लाने का अधिकार है। अब उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार है ना। ठीक है, अब इसके बाद जो एक्ट आता है उसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 कहते हैं। फिर से, मॉन्टेग्यू कौन था? मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। चेम्सफोर्ड कौन था? ये वायसराय था। अब जो 1919 का एक्ट है, आपको इसको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि यह पहला माइलस्टोन था टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। दरअसल 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। यानी ब्रिटिश सरकार ने यह बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव यानी हमारा उद्देश्य यह है कि हम भारत में धीरे धीरे करके एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें। और इसी उद्देश्य के पश्चात ये 1919 का रिफॉर्म्स आता है, जिसके जो भी प्रावधान होंगे वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के तरफ बढ़ने में हमारी मदद करेंगे। तो आइए इसके प्रोविजंस को देखते हैं और हमेशा ध्यान रखिए इसके जो प्रोविजंस हैं वो किस तरफ हमको लेके जाएंगे? टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब 1919 के एक्ट में क्या किया गया? जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया। उनको दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक सेंट्रल का होगा, एक प्रोविंस का होगा। और इन दोनों विषयों पर सेंट्रल जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पर सेंट्रल कानून बनाएगी, सेंटर कानून बनाएगी, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाएगी। और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट होगा उस पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो कानून बनाएगी। सॉरी। लेकिन जो स्ट्रक्चर था ना, वो सरकार का जो स्ट्रक्चर था वो सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी अभी भी था। सिर्फ कानून बनाने की जो शक्ति थी उसको विषय के आधार पर बांट दिया गया कि सेंट्रल जो विषय है उस पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाएगी और जो प्रोविंस के सब्जेक्ट्स हैं उसको उस पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाएगी। फिर 1919 के एक्ट में ही पहली बार बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी भी हमारी संसद में बाई कैमरलिज्म है, द्विसदनीयता है।
अभी भी हमारी संसद में एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। तो ये बाई कैमरलिज्म की शुरुआत कब हुई? 1919 में फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड। तो अभी हम संसद का जो रूप देखते हैं कि एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, तो ये कहाँ से अस्तित्व में आया? ये 1919 के अधिनियम से अस्तित्व में आया है। तभी तो हम इन सारे एक्ट्स को हम संवैधानिक पृष्ठभूमि के तौर पे देख रहे हैं कि कैसे हमारा संविधान इन छोटे छोटे कानूनों के प्रावधानों से मिलकर बना है। बाई कैमरलिज्म को पहली बार इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। डायरेक्ट इलेक्शन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसको रिप्लेस कर दिया किसने? अपर हाउस ने और लोअर हाउस ने। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है दो सदन का होना, द्विसदनीयता इसको हिंदी में कहते हैं। और इसका अर्थ ही होता है कि अब दो सदन मिलके कानून बनाने का काम करेंगे। तो जो अब तक कानून बनाने का काम किसका था? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का था। लेकिन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब बाई कैमरलिज्म के थ्रू अपर हाउस और लोअर हाउस ने रिप्लेस कर दिया। और इनके जो भी मेजर मेंबर थे, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर्स थे उनको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। इसको हिंदी में हस्तांतरित कहते हैं, रिजर्व्ड को आरक्षित कहते हैं। इसी को डायरकी का नाम दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी का है। 1919 के अधिनियम से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने सीधा सीधा आपसे पूछ लिए। तो अभी जैसे पहले प्रोविजन में मैंने आपको बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स थे उनको सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो अब इसी एक्ट के थ्रू जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स था, इसको भी फर्दर डिवाइड करके दो और नाम दे दिया गया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड में और रिजर्व में। और इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया? डायरकी। डायरकी को आप जो बंगाल में डायरकी थी उससे कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे डायरकी का मतलब है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स का ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में डिवाइड हो जाना, इसी को डायरकी कहते हैं। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था उसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल की हेल्प से करता था, और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट था उसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से करता था। अब रिजर्व्ड है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रिजर्व करके रखा गया है, और गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे ज्यादा कंट्रोल होता है ना। तो इस वजह से जो ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे उसको गवर्नर ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से डील किया, और जो ट्रांसफर्ड थे उसको गवर्नर ने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल की हेल्प से डील किया। 1919 का अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स थे, उनमें से 3 का इंडियंस होना अनिवार्य हो गया। अभी 1919 के एक्ट से पहले वायसराय की, देखो 1909 के एक्ट में मैंने आपको बताया अभी, पहली बार वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियन को शामिल किया गया था। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में पहली बार एक इंडियन थे जो शामिल हुए थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस के नंबर, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो टोटल मेंबर होते थे वो 6 होते थे। अभी तक 1909 में केवल एक मेंबर शामिल था, लेकिन 1919 के अधिनियम में ये बात की गई कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर में से 3 मेंबर उनमें से इंडियंस होने जरूरी है। अब उसके बाद अगला जो प्रोविजन है इसको ध्यान से देखना है। 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की गई थी, लेकिन 1919 में इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। 1909 में तो पहले सिर्फ मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, लेकिन 1919 के अधिनियम में सिखों के लिए भी, इंडियन क्रिश्चियंस थे उनके लिए भी, एंग्लो इंडियंस के लिए भी और यूरोपियंस, इन सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। अब देख रहे हैं कैसे हमारे देश को आपस में, हमारे देश के अंदर विभाजन लाया जा रहा है, अलग अलग धर्म के आधार पर, है ना, अलग अलग नस्ल के आधार पर। अब सिखों के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन लाने की क्या जरूरत थी? इंडियंस जो क्रिश्चियंस थे उनके लिए लाने की क्या जरूरत थी? एंग्लो इंडियंस के लिए अलग से और यूरोपियंस के लिए अलग से। यूरोपियंस के लिए लाया तो चलो ठीक है, समझ में आता है, बट सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इन सब के लिए लाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्यों लाया? हमारे बीच में भेदभाव वो हमारे बीच में फूट डालने के लिए, ताकि हम एक दूसरे के खिलाफ जो है वो एक दूसरे के खिलाफ ही काम करने लग जाए। हमारी भारतीय एकता को तोड़ने के लिए ये उनका एक सोचा समझा प्रयास था। ठीक है,
अगला प्रोविजन है, इन्होंने फ्रेंचाइज ग्रांट किया, पहली बार वोटिंग राइट्स जो है वो दिए गए। तो आपसे सीधा अगर सवाल पूछा जाए कि पहली बार भारत में वोटिंग राइट्स कब दिए गए थे, तो किस एक्ट के थ्रू, तो 1919 के एक्ट के थ्रू पहली बार भारत में वोटिंग राइट्स दिए गए थे। ये बहुत ही कम लोगों के पास था और इसके अलग क्राइटेरियाज थे जिनके आधार पे वोटिंग राइट्स मिलते थे, लेकिन पहली बार वोटिंग राइट्स दिए गए। 1919 के अधिनियम ने ही एक नया ऑफिस, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, लंदन में एक नया ऑफिस क्रिएट किया। अब हम जिस अब आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? तो इस यूपीएससी का अस्तित्व इसी अधिनियम से आता है। इसी अधिनियम में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की की स्थापना की चर्चा की गई थी, जिसे 1926 में जाकर स्थापित किया जाता है। तो हमारा तो हम मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता हूं और आप में से भी बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस यूपीएससी का अस्तित्व 1926 में आता है और इस जो यूपीएससी की जड़ है वो 1919 के अधिनियम में समाहित है। फिर 1919 के अधिनियम में एक इसने प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट किया पहली बार। अभी तक सेंट्रल और प्रोविंस दोनों का बजट एक साथ बनता था, लेकिन 1919 के अधिनियम ने पहली बार इस बात की चर्चा की या इस बात को स्थापित किया कि अब प्रोविंशियल बजट अलग बनेगा और सेंट्रल बजट अलग बनेगा। 1919 के अधिनियम में अगला प्रावधान यह था कि एक कमीशन 1919 के अधिनियम जब भारत में लागू हो जाएंगे तो उसकी जांच करने के लिए अगले 10 साल के बाद आएगा। आगे हम साइमन कमीशन की बात करेंगे। तो साइमन कमीशन इसलिए आता है क्योंकि उसकी चर्चा 1919 के अधिनियम में की गई थी कि एक कमीशन 10 साल बाद आएगा जो 1919 के अधिनियम जो प्रावधान है उनको किस हद तक लागू किया गया है इस बात की जांच करेगा और रिपोर्ट सौंपेगा। तो इस बात की चर्चा 1919 के अधिनियम में थी। फिर इसने एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जो भी प्रिंस थे उनके एक चैम्बर की बात की, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक उसके लिए एक उसको स्टैब्लिश करने के लिए एक प्रपोजल लाया था इस एक्ट में। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूं क्योंकि ये तीन एक्ट, 1919 का एक्ट, 1909 का एक्ट और 1935 का एक्ट, ये तीनों एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था 1919 एक्ट में, इसके प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहला प्रोविजंस ये था कि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट को सेंट्रल और प्रोविंशियल दो भाग में डिवाइड कर दिया। फिर पहली बार बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनीयता और डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के माध्यम से। फिर अब जब बाई कैमरलिज्म आ गया तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस करना तो जरूरी है, अदरवाइज द्विसदन दो सदन कैसे बनेंगे? अगर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस नहीं किया जाएगा तो अपर हाउस और लोअर हाउस बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसलिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। किसके माध्यम से? अपर हाउस और लोअर हाउस के द्वारा। और जो मेजोरिटी थे, मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो थे अपर हाउस और लोअर हाउस के, इनका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव होता था। फिर 1919 के अधिनियम में जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की बात की गई थी, मैंने पहले प्रावधान में सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में आपको डिवीजन बता चुका हूं। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, और इसी को डायरकी नाम दिया गया। तो पहली बार डायरकी का जो कॉन्सेप्ट है वो 1919 के अधिनियम में आता है। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो था इसका एडमिनिस्ट्रेशन था लेजिस्लेटिव गवर्नर विद लेजिस्लेटिव काउंसिल के हाथ में, और जो रिजर्व सब्जेक्ट था इसका एडमिनिस्ट्रेशन था गवर्नर विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में। फिर वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें टोटल 6 मेंबर थे। अब उन 6 में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। ये बोला गया कि 6 में से 3 मेंबर अब इंडियंस होंगे ही होंगे। फिर 1909 में जिस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत लॉर्ड मिंटो के द्वारा की गई थी उसको 1919 के अधिनियम के द्वारा एक्सटेंड कर दिया जाता है। किस किस तक? सिख्स तक, इंडियन क्रिश्चियंस तक, एंग्लो इंडियंस तक और यूरोपियंस तक। इन चारों के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। फिर पहली बार 1919 के अधिनियम में ही वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। हालांकि बहुत सीमित लोगों को ये राइट्स दिए गए थे और इन राइट्स को पाने का क्राइटेरिया भी था जो कि प्रॉपर्टी के बेस पे था, टैक्स के बेस पे था। उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन पहली बार जो कुछ वोटिंग राइट्स कुछ लोगों को जरूर मिली और वो 1919 के अधिनियम से मिली। फिर इसने हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के लिए के नाम से एक नया ऑफिस क्रिएट किया। इसने एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात की और 1926 में जाके यूपीएससी की स्थापना होती है। फिर पहली बार 1919 के अधिनियम ने ही सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया।
1919 के अधिनियम में एक कमीशन की भी बात थी, जो कमीशन अगले 10 साल के बाद आता और इस बात की जांच करता कि 1919 के अधिनियम के प्रावधानों को किस हद तक लागू किया जा चुका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1919 का अधिनियम हमारे संवैधानिक पृष्ठभूमि में, हमारे संविधान बनने की पृष्ठभूमि में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब 1919 के अधिनियम के लागू होने के बाद और 1935 के अधिनियम के लागू होने तक इस दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है, जो कि आगे हमारे संविधान के विकास को दिशा देंगी। उसमें सबसे पहला है साइमन कमीशन का आना। मैंने आपको बताया ना अभी कि 1919 के एक्ट में एक कमीशन की बात की गई थी, जो कमीशन 10 साल के बाद भारत आता और 1919 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू होने की जांच करता, किस हद तक ये लागू हुए हैं। अब दरअसल अब 1919 से 10 साल बाद होता है 1929, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 2 साल पहले ही 1927 में इस कमीशन को भारत भेज दिया। पहली गलती तो ये हुई। अब दूसरी गलती क्या थी कि इसमें 7 मेंबर थे और सातों के सातों ब्रिटिश थे, इसमें एक भी इंडियन नहीं था। अब सभी पार्टी ने मिलकर इसका बॉयकॉट कर दिया। आपने लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा कि इसी साइमन गो बैक के नारे लगे और इस साइमन कमीशन के जो साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें लाला लाजपत राय ने पार्टिसिपेट किया। पुलिस ने लाठी चार्ज कर उनको लाठी लगी और बाद में वो उनका देहांत भी हो जाता है। तो वो यही साइमन कमीशन था जिसके लिए वो विरोध कर रहे थे। फिर साइमन कमीशन जो है इस सब का इसका बॉयकॉट होता है। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंप देता है और इस रिपोर्ट पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडिया था और प्रिंसली स्टेट्स, ये 3 पार्टिसिपेंट्स थे। साइमन कमीशन के बाद अब दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो 1919 के एक्ट के बाद घटी है 1935 के पहले, वो है कम्युनल अवार्ड। दरअसल ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनल्ड, इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यानी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए क्या किया, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी। अब गांधी जी इसके खिलाफ थे, तो उन्होंने इसके विरोध में एक आमरण अनशन शुरू कर दिया पुणे के यरवदा जेल में। अंबेडकर इन डिप्रेस्ड क्लासेस जो थे इसके नेता थे। तो बाद में अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट होता है और गांधी जी अपना आमरण अनशन तोड़ते हैं और फिर जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट जो है वो कंटिन्यू हो जाता है, यानी संयुक्त हिंदू निर्वाचन बरकरार रहता है। लेकिन जो पूना पैक्ट था उसमें यह प्रावधान था कि ठीक है, संयुक्त हिंदू निर्वाचन बरकरार तो रहेगा, लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लास है उसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व किए जाएंगे। और इस बात पर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सहमत हो जाती है और वो भी कम्युनल अवार्ड जो है उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब जो साइमन कमीशन था और जो कम्युनल अवार्ड के बाद जो थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आए थे, उस सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंक्लूड कर दिया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को सेकंड माइलस्टोन माना जाता है टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। मैंने आपको पहले बताया कि 1917 में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव भारत में एक रिस्पॉन्सिबल और ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना है। और इसी उद्देश्य से 1919 का अधिनियम लाया गया था, जिसमें बहुत सारे प्रावधान थे जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात करते थे। फिर इसी कड़ी में दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट। इसके प्रोविजंस की बात करें, आप ध्यान से इसके प्रोविजंस को आप देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन स्टैब्लिश करने की बात की, जिसमें सारे प्रोविंसेस शामिल होते और प्रिंसली स्टेट शामिल होते। और प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट्स को सेंटर का यूनिट्स माना जाता। अभी भी हमारा जो यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, हमारे संविधान में बोला गया है ना, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट, तो उसकी पृष्ठभूमि यहीं से निर्मित होती है। अभी भी भारत हमारा एक संघ है, तो ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आती है। अब जब प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट्स को एक सेंटर की यूनिट्स मान लिया गया है ना, तो उनके बीच में अब पावर को भी डिवाइड करना जरूरी हो गया। इसलिए इस एक्ट के माध्यम से प्रोविंसेस, सेंटर और उसके यूनिट्स के बीच में डिवीजन ऑफ पावर कर दिया जाता है और 3 लिस्ट बनते हैं, सेंट्रल लिस्ट,
प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में भी अभी 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। हम उसको सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो अभी वर्तमान संविधान में आप अभी देखिए 1935 के एक्ट का इंपॉर्टेंस आपको पता चले। हमारे संविधान में अभी भी ये सूचियां हैं जो इस बात को इंश्योर करती है कि केंद्र अपने विषय पे कानून बनाएगी, राज्य अपने विषय पे कानून बनाएगी, और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसके पृष्ठभूमि यहीं से निर्मित होती है, वो प्रावधान हमारे संविधान में यहीं से आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1935 का जो अधिनियम था उसने प्रोविंसेस में जो डायरकी थी उसको खत्म कर दिया और प्रोविंस को ऑटोनॉमी प्रदान की। अब आपने जब सेंटर और इसका यूनिट के बीच पावर का डिवीजन कर दिया गया है तो ये जरूरी है कि आप प्रोविंसेस को ये ऑटोनॉमी दें, है ना, कि वो अपने लिए उन विषयों पे कानून बना सके जो विषय सेंट्रल प्रोविंशियल लिस्ट में है। तो इसलिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देना जरूरी हो गया। तो 19 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, जो 1937 में इफेक्ट में आया और 1939 के बाद डिसकंटिन्यू हो गया, 1939 में डिसकंटिन्यू हो गया। अब प्रोविंसेस में तो डायरकी समाप्त कर दी। डायरकी क्या होता है मैंने आपको पहले बताया। डायरकी का मतलब है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड और रिजर्व इन दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देना, इसी को डायरकी कहते हैं। अब 1935 के अधिनियम ने प्रोविंस में तो डायरकी समाप्त कर दी, लेकिन सेंटर में डायरकी को लागू कर दिया। सेंटर में डायरकी का मतलब भी सेम चीज है, जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, ट्रांसफर्ड में और रिजर्व में। यहां भी डायरकी का सेम मतलब है, लेकिन ये जो प्रोविजन था ये ऑपरेशन में नहीं आ पाया, ये ऑपरेशनल नहीं हो पाया। अब 1919 के एक्ट ने, ये देखो, बाइकैमरलिज्म को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया था 1919 के एक्ट ने, लेकिन 1935 के एक्ट ने क्या किया, बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया प्रोविंसेस में। यानी कि अगर हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो संसद में दो सदन का होना किस अधिनियम में इंट्रोड्यूस किया गया, 1919 के अधिनियम में। और राज्यों में दो सदन का होना अभी भी हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारे देश के 6 राज्यों में द्विसदनीयता है, बाइकैमरलिज्म है। उसमें आपका बिहार और यूपी है नॉर्थ से, फिर नीचे आप जाएंगे तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में अभी भी दो सदन है। निचले सदन को विधानसभा कहते हैं, उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। इन 6 राज्यों के अलावा बाकी किसी भी राज्य में नहीं है। बाकी यूनियन टेरिटरी है, नहीं सॉरी, हाँ, इन 6 राज्यों में अभी भी बाइकैमरलिज्म है। तो प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म की शुरुआत 1935 के अधिनियम से की जाती है और सेंटर में बाइकैमरलिज्म की शुरुआत 1919 के अधिनियम से की जाती है। ये 1919 और 1935 का अधिनियम, ये दो ऐसे अधिनियम है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको एक एक प्रोविजन इन दोनों एक्ट के ध्यान में होने चाहिए। फिर 1935 के अधिनियम ने एससीज के लिए यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कुछ सीट्स का रिजर्वेशन इंश्योर किया, और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन था उसको विमेन और लेबरर्स जो वर्कर्स थे उन तक एक्सटेंड कर दिया। फिर 1935 के अधिनियम ने 1858 में, आपको याद होगा कि 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प करता था, है ना। तो उसको एबॉलिश कर दिया गया 1935 के एक्ट में, और अब सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट था इसको एक टीम ऑफ एडवाइजर्स दिया गया जो इसकी हेल्प करते थे। यानी उस 15 सदस्यीय परिषद को खत्म कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प के लिए एक टीम ऑफ एडवाइजर्स अलॉट किए गए। ठीक, अब 1919 में पहली बार फ्रेंचाइज ग्रांट किया गया था, हालांकि वो लिमिटेड था, लेकिन पहली बार 1919 का अधिनियम में जो फ्रेंचाइज था वो ग्रांट किया गया था। उसी वोटिंग राइट्स को 1935 के अधिनियम में एक्सटेंड करके अब पूरे पॉपुलेशन के 14% तक बढ़ा दिया जाता है। ये बहुत ही एक लैंडमार्क प्रोविजन है, आपको ध्यान में रखना है कि पूरे जनसंख्या के 14% लोगों को अब वोट देने का अधिकार मिल जाता है। 1935 के अधिनियम में ही आज हम जिस आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की
बात करते हैं, जिसकी सराहना करते हैं, जिसकी नीतियों की हम आलोचना करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर बढ़ा दिया, घटा दिया, या जो भी कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने बहुत हार्ड डिसीजन लिया है, हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जा रही है, सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जा रही है, तो हम आरबीआई की चर्चा इन सब कॉन्टेक्स्ट में हमेशा करते रहते हैं। रोज कहीं ना कहीं न्यूज आते हैं कि आरबीआई ने ये कर दिया, आरबीआई ने वो कर दिया। तो ये जो हम जिस आरबीआई की बार बार चर्चा करते हैं, वो आरबीआई इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1935 के एक्ट से। फिर 1919 के अधिनियम में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी, और 1935 के अधिनियम में अब प्रोविंसेस के लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन की और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात की गई। मतलब ये कि यूपीएससी की स्थापना 1926 में हो गई 1919 के अधिनियम से। अब जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जो सेंट्रल प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है, या दो से ज्यादा राज्यों के लिए जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जो दोनों राज्यों को मिला के एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करती है और दोनों राज्यों के लोगों में से ही अपने उसका कैंडिडेट्स का चुनाव करती है। तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा 1935 में की जाती है, जबकि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की चर्चा 1919 के अधिनियम में की जाती है। फिर 1919 के अधिनियम ने एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की, जो 1937 में स्थापित होता है। यही फेडरल कोर्ट आगे चलकर हमारे सुप्रीम कोर्ट का रूप ले लेगा। हालांकि इस फेडरल कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इस फेडरल कोर्ट के ऊपर ब्रिटेन में एक कोर्ट होता था जो इसके ऊपर होता था, लेकिन अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में न्याय के लिए सर्वोच्च संस्था है। फिर 1935 के अधिनियम से के माध्यम से ही बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया गया। 1935 के अधिनियम ने दो नए प्रोविंसेस क्रिएट किए, ओडिशा और सिंध। और 1935 के अधिनियम में ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की बात की गई। अभी भी हमारे संविधान में कैग की चर्चा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो क्या करता है? वो हमारे देश का महालेखा परीक्षक होता है। हमारे देश के जो भी अलग अलग मिनिस्ट्री के जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको ऑडिट करने का काम करता है। तो उसकी जड़ कहाँ है? 1935 के अधिनियम में। इसी अधिनियम में एक ऑडिटर जनरल के अपॉइंटमेंट की बात की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों महत्वपूर्ण एक्ट को आपको ध्यान में रखना है। 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, ये तीनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अब 1935 के एक्ट और 1947 के एक्ट, इन दोनों एक्ट्स के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटती है। 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो ब्रिटेन इतना कमजोर पड़ चुका होता है, माफ कीजिएगा, ब्रिटेन इतना कमजोर पड़ चुका होता है कि अब वो इस बात को मानने में जरा भी संकोच नहीं करता कि अब अगर इंडिया पर नियंत्रण बनाए रखना हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है और भारत को स्वतंत्रता देने की बात की जाती है। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो एंड हो जाएगा, और उसके बाद इंडिया में जो भी रिस्पॉन्सिबल हैंड है उसके हाथ में पावर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने तुरंत ये इस बात पे जोर लगा दिया कि हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। तो फिर उसकी मांग को मान लिया जाता है। 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा भारत के संदर्भ में जो संविधान सभा बनाई गई थी, वो कंपनी के उन पार्ट्स पे अप्लाई नहीं होगी जो इसको अनविलिंगली, जो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि पाकिस्तान की बात की जा रही है इनडायरेक्टली। फिर ऑन द सेम डे लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि उस टाइम इंडिया का वायसराय था, उसने भारत के विभाजन के लिए एक प्लान लाया जिसको हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं। और इस माउंटबेटन प्लान के माध्यम से भारत का विभाजन हो जाता है। इस प्लान को कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक बहुत जोर लगा लिया था कि भारत का बंटवारा न हो,
लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी ये एहसास हो गया था कि अब साथ भी रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच के रिलेशन में इतनी टॉक्सिसिटी आ गई थी कि दोनों एक दूसरे को देखने तक को तैयार नहीं थे। तो फिर कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि विभाजन में ही भारत की भलाई है, और उन्हें भी माउंटबेटन प्लान से कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार भारत का विभाजन हो जाता है और 1947 में एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो जाता है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके प्रोविजंस भी हम देख लेते हैं। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने ब्रिटिश रूल को एंड किया और भारत को एक सोवरेन स्टेट डिक्लेयर किया। सोवरेन, संप्रभु स्टेट। संप्रभुता का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अब हम कोई भी निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव के ले सकते हैं। इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट नाउ। फिर 1947 के एक्ट में ही पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान के रूप में भारत का। फिर इसने जो वायसराय का ऑफिस था उसको एबॉलिश कर दिया गया, और एक गवर्नर जनरल ऑफ ईच डोमिनियन मतलब भारत और पाकिस्तान, ये दो डोमिनियन थे, उनके लिए गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया, जो कि ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंट होता था। यानी वायसराय का पद हटा के गवर्नर जनरल का पद ला दिया गया भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए, जिसे ब्रिटिश राजा नॉमिनेट करता था। फिर 1947 के एक्ट ने संविधान सभा को ये एम्पावर किया कि वो अपने राष्ट्र के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं, और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून हैं जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में है, उनमें से किसी भी कानून को रद्द कर सकते। इस बात की शक्ति हमारे संविधान सभा को दी गई इस एक्ट के माध्यम से। फिर इस एक्ट ने संविधान सभा को एम्पावर किया अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने को। यानी 1947 के अधिनियम में जो ये बात की गई कि संविधान सभा जो है वो अपने राष्ट्र के लिए अपने हिसाब से कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकती है। फिर 1947 के एक्ट ने जो ब्रिटिश सर्वोच्चता थी उसको समाप्त कर दिया हमारे प्रिंसली स्टेट्स पर से और ट्राइबल एरियाज पर से। यानी 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होने से पहले प्रिंसली स्टेट्स पर अभी भी ब्रिटिश पैरामाउंसी थी, जो ट्राइबल एरियाज थे अभी भी उन पर ब्रिटिश पैरामाउंसी थी। लेकिन 1947 के एक्ट ने इस ब्रिटिश पैरामाउंसी को खत्म कर दिया, लैप्स कर दिया। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने प्रिंसली स्टेट को ये फ्रीडम दिया कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। फिर इस एक्ट ने जो ईच डोमिनियन यानी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के डोमिनियन के गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को माना। मतलब इस एक्ट में ये बात की गई कि जो दोनों डोमिनियन है इंडिया और पाकिस्तान, वो अपने शासन चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूज कर सकते हैं, तब तक जब तक कि कोई नया संविधान फ्रेम नहीं हो जाता। फिर डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और जो प्रोविंस के गवर्नर होते थे, ये संवैधानिक प्रमुख होते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते थे। अभी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होते। 1947 में जब अभी तब प्रेसिडेंट जो है वो अस्तित्व में नहीं आए थे, तो इसलिए तभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, और प्रोविंस में गवर्नर्स होते थे यानी राज्यपाल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे 1947 के एक्ट ने भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। भारत के संविधान सभा ने अपने हिसाब से एक ऐसा संविधान बनाया जो भारत को एक नई दिशा देगा, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, है ना। फिर इस प्रकार अब ये सारे प्रोविजंस, ये जो सारे एक्ट्स हैं, इन सारे एक्ट्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से दिशा दी है ये हम समझ चुके हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं जरा। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 14 से 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल केम टू an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of the new Dominion of India. हाँ, अभी मैंने बताया ना कि जो वायसराय का पद था उसको समाप्त करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नामक पद बनाया गया था, तो माउंटबेटन पहला गवर्नर जनरल था। फिर ही swore in जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। और संविधान सभा जो 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी वो हमारे भारत की पहली संसद थी। ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो आपको बस याद रखने की जरूरत है। तो आज
हमारा लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये कंप्लीट होता है। हमने एक बार अगर हम रिकैप कर लेते हैं एक बार, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने अभी तक देखा, हमने उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दो पार्ट में देखा था। पहला पार्ट था कॉलोनियल रूल और दूसरा पार्ट था क्राउन रूल। कॉलोनियल रूल में हमने बहुत सारे एक्ट्स देखे, उनमें एक बार बस जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, ठीक है। फिर 1884 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, फिर 1886 में एक एक्ट आया था, फिर 1786 में एक एक्ट आया था, फिर 1793 में एक एक्ट आया था जो कि पहला चार्टर एक्ट था, माफ कीजिएगा। 1786 का हो गया सर, 1793 में एक्ट आया था, ये पहला चार्टर एक्ट था। फिर 1793 के बाद 1813 में अगला चार्टर एक्ट आता है। 1813 इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाता है, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार पे। शिक्षा के लिए कुछ अमाउंट दिए जाते हैं। इंडियन मिशनरियों, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनको इंडिया में पहली बार अलाउड किया जाता है आने को। फिर उसके बाद 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट आता है। अब 1833 1773 से 1833 तक, यहाँ तक सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। फिर 1833 के बाद अगला इंपॉर्टेंट एक्ट आता है 1853। इससे हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आता है। वह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। 1853 के एक्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर 1853 के बाद हमारा 1857 की 1857 की क्रांति होती है, और फिर ब्रिटिश सरकार को ये रियलाइज होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में भारत का प्रशासन छोड़ना तार्किक नहीं है। तो इसलिए अब ब्रिटिश क्राउन ने सीधा सीधा इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। और उस कंट्रोल में लेने के बाद जो पहला एक्ट आता है क्राउन रूल के अंतर्गत, वो आता है 1858 का, जिसका पर्पस मेनली क्या था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना। फिर जब उनको ये रियलाइज हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज होता है कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किए बिना, यानी इंडियंस के कोऑपरेशन के बिना भारत में शासन करना सुचारू रूप से पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो 3 एक्ट लाते हैं जिसका मेन पर्पस क्या होता है, इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना। वो 3 एक्ट कौन कौन से थे? 1861 का एक्ट था, 1892 का एक्ट था और 1909 का एक्ट था। इन तीनों एक्ट के माध्यम से इंडियंस को पार्टिसिपेट करने की, एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने की कोशिश की जाती है। फिर 1909 के बाद एक्ट आता है 1919 का। इस एक्ट से पहले 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। उसी के मद्देनजर ये अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से बाईकैमरलिज्म लाया जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब ज्यादा इंडियन मेंबर्स को शामिल किया जाता है, ठीक है। फिर 1919 के अधिनियम के बाद 1935 का अधिनियम आता है। इसके माध्यम से एक फेडरेशन बनाया जाता है, आरबीआई आता है, एक फेडरल कोर्ट आता है ना। प्रोविंस में डायरकी को समाप्त करके सेंटर में डायरकी लाया जाता है। अब 1919 के एक्ट में बाईकैमरलिज्म सिर्फ सेंटर में आया होता है, लेकिन 1935 के अधिनियम में प्रोविंस में भी, 6 प्रोविंस में बाईकैमरलिज्म को लागू कर दिया जाता है। अभी भी वर्तमान में भी भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीयता है। फिर 1935 के अधिनियम के बाद हम देखते हैं 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। अब 1935 से 47 के बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जो ब्रिटिश सरकार को यह समझाने में काफी होती है कि अब आप बाहर का रास्ता देखिए, अब इंडिया पे कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। फिर 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। दो भारत का विभाजन हो जाता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में विश्व के पटल पर उदित होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारा 1950 में आके हमारा एक संविधान बन जाता है।
तो मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें, ये देखिए एक बार में याद होने वाली चीज़ें नहीं है। ये बहुत सारी इसमें कन्फ्यूज़िंग चीज़ें हैं, स्पेशली 1919 के एक्ट में और 1935 के एक्ट में। तो आपको इन बार-बार इसको पढ़ने की ज़रूरत है। जो चीज़ भी आपके लिए मुश्किल होती है ना, आप उसको बार-बार पढ़ो, तो वो चीज़ें फिर आसान होनी शुरू हो जाती है। तो जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो, आप उस एक्ट को बार-बार पढ़ें ताकि आपके लिए चीज़ें धीरे-धीरे करके आसान होती चली जाए। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब अपनी मेहनत से यहाँ पे सीखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी ये लक्ष्मीकांत का मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं अगली वीडियो में ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं सिर्फ उसको डील करूँगा। एक छोटी-सी वीडियो होगी, उसमें मैं आपसे जितने भी पीवाईक्यू हैं वो लेके आऊँगा और आप भी मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मैं भी आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? और उसके बाद फिर हम अगले लक्ष्मीकांत के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जंप कर जाएँगे, वो जो शायद है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हमारा निर्माण कैसे होता है। तो चलिए, आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये पसंद आया है, तो आप इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि वो किस तरीके से, है ना, मेरी वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से इन सारे प्रोविज़न्स को समझ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और ठीक है, अगली वीडियो में हम लक्ष्मीकांत के दूसरे वीडियो में, है ना, दूसरे चैप्टर की वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।